अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। इसके साथ साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नईमुल हक़ साहब भी। आज के प्रोग्राम में तज़किरा करेंगे साहिवाल सानहे का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ़ और PTI का जो इत्तेहाद है उसमें कुछ दरारें सामने आ रही हैं और वज़ीर आज़म के दौरे क़तर और पाक अमरीका ताल्लुकात का। जी निज़ामी साहब। जी नईमुल हक़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये जो वाक़या हुआ साहिवाल वाला, इसमें मुख्तलिफ वर्जन्स CTD ने तब्दील करते रहे हैं। पहले तो कहा जी ये सभी दहशत गर्द है, उनको चेज़ करके मारा गया और वो मोटरसाइकिलों का भी जिक्र था। बाद में ये चीज़ अगरचे JIT की रिपोर्ट आने पे वाज़ेह होगी पूरी तरह कि वाक़यात का सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था, लेकिन ये कम से कम इतना इतराफ़ का एहसास हुआ है कि ये जो अगर ज़ीशान जो कहते हैं कि वो दाइश का दहशत गर्द था, बाकी लोग जो उसमें वो बिल्कुल इनोसेंट थे। तो इस मामले में अगर खान साहब ने ट्वीट किया कि काफिर किरदार से तक पहुँचाया जाएगा, लेकिन क्या पंजाब हुकूमत की इस मामले में जो फ़ालियत है या इस मामले में सरगर्मी जो दिखानी चाहिए थी उन्होंने दिखाई इसमें? देखें, असली मसला जो है वो कुछ और है। इससे पहले आप जानते हैं इस किस्म के वाक़यात पहले भी हो चुके हैं। कराची में एक SP ने एक खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले शख्स को इसी तरह कोल्ड ब्लड में कत्ल कर दिया था। मॉडल टाउन में 17 मासूम बेगुनाह शहरियों को कत्ल किया गया। कल परसों साहिवाल में इन बेगुनाह शहरियों को कत्ल किया गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पुलिस का जो इदारा है पाकिस्तान में, वो इस हद तक गल सड़ के नाकारा हो चुका है, इस हद तक करप्ट हो चुका है कि जब तक इस अदारे को ख़त्म नहीं किया जाएगा और एक नया इदारा, एक नई सोच, एक नए कवानीन, एक नए एथिकल स्टैंडर्ड के साथ कायम नहीं किया जाएगा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस किस्म के वाक़यात ख़त्म नहीं होंगे। मैं माफ़ कीजिएगा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की पुलिस की ट्रेनिंग बड़ी अच्छी है। इससे ज़्यादा नाक़िस ट्रेनिंग जो है मैं समझता हूँ कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि अगर पुलिस वाले किसी भागते हुए डाकू को रोकना चाहें तो वो उसको कत्ल कर देते हैं, बजाय इसके कि उसके टांग या किसी और हिस्से पे गोली मारें। गाड़ी को रोकना है तो वो इंजन या टायर पर फायर नहीं कर सकते थे। शहरियों को मारना ज़रूरी होता है। और जो थानों में तशद्दुद होता है, ये आप समझते हैं ये आज से नहीं, ये 50 साल से 60 साल से हो रहा है पाकिस्तान के थानों में तशद्दुद। तो देखिए, ये निज़ाम, इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। आज मैंने वज़ीर आज़म भी मेरी इस सोच से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि जब तक इस निज़ाम को इसकी जड़ से नहीं उखाड़ दिया जाएगा, इसमें जो पीप भर चुकी है, ये जो गला सड़, ये वाक़यात ख़त्म नहीं होंगे। चेहरे नहीं, निज़ाम को बदलो, जुल्म की सुबह शाम को बदलो। आपने तो शेर सुना होगा। तो मेरी राय ये है कि इस कौम को, पूरी कौमी असम्बली को, पूरे हमारे जो मुखालफीन, जो सियासतदान हैं जो आज बड़ी बड़ी बड़के मार रहे हैं, अपने ज़माने में कुछ और करते थे। सिंध और पंजाब में जो तशद्दुद इन्होंने किया है वो वो तो बेशुमार कहानियाँ। अब वक्त आ गया है कि पूरी कौम असर नौ इस मसले पर गौर करे और पुलिस के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बदला जाए। नईमुल हक़ साहब, ये तो आपने बात ठीक की कि हर दौर में ये ऐसा होता रहा है। उस हमाम में तमाम जो हुक्मरान तबके पहले भी रहे हैं वो भी नंगे हैं कि जिस तरह मारा गया। सबसे बड़ी तो मिसाल ख़ुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के भाई की है, मुर्तज़ा भुट्टो, जिनकी अपनी हुकूमत में उनको मारा गया उनके घर के करीब और कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन ये तो एक किस्म की वेकअप कॉल है। और जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, इनका ख़ास तौर पर ज़िम्मेदारी इसलिए बनती है कि इनका बड़ा कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है इस मामले में। मुझे याद है जब ड्रोन अटैक्स हो रहे थे तो वो उन्होंने एक लॉन्ग मार्च भी की थी ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़। और जो ह्यूमन राइट्स के दाई और वो जो बाकी दुनिया में भी है उनके साथ भी उनकी खासा रब्ता था। तो ये स्टैंड तो उनका कंसिस्टेंट रहा है इसमें। और उनकी आज भी तशवीश का आज़ार है वो भी उन्होंने ट्वीट के ज़रिए किए, वो भी एक मुस्बत कदम है। लेकिन ये जो आपने लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म की बात की, ये देखिए आज का जो वाक़या है इसको तो ये तो आपकी कहते हैं ना, इट्स ऑन योर वॉच। तो इसको तो फौरी तौर पे कम से कम लोगों को ये तसल्ली होनी चाहिए
कि यहाँ ना सिर्फ इंसाफ किया जाएगा, होता हुआ नज़र भी आएगा कि जिन लोगों ने किया है, बजाय कि यहाँ कई वर्जन बनते हैं, CTD वालों ने, IG साहब भी उनको डिफेंड कर रहे हैं, तो इस रवैये पे लोगों को ज़रा थोड़ी सी तशवीश है। लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने कहा इस पर हम सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन सियासत हो भी रही है इस मामले में। तो ये तो खैर पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन इस मामले में कोई दो टोक हिकमत अमली शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म जो है वो बनानी पड़ेगी आपको। इसमें कोई शक नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अगर JIT की रिपोर्ट कल आ जाएगी, हम उसको देखेंगे, पूरी कौम देखेगी, आप भी देखेंगे, सारे अपोजिशन के लीडर भी देखेंगे, और उससे पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम किसी भी गलत बयानी, किसी भी झूठ, किसी भी एक ऐसी चीज़ को हम तस्लीम नहीं करेंगे जिससे साफ जाहिर होता हो कि हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की जा रही है। और जो मुजरिम हैं हम उनको इंशाल्लाह एक अच्छा नईमुल हक साहब एक तासुर तो ये भी सामने आया कि जो वज़रा हैं उन्होंने बड़ी उजलत में बयानात दे दिए, और जो बयानात हुकूमत की जानिब से सामने आए, फिर जब ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाता है, क्राइम सीन को देखा जाता है, तो एक तज़ाद उसमें पाया जाता है। दूसरा जो JIT तश्कील दी गई है, इसमें आज रहमान मलिक साहब ने भी मुतालिबा किया है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्योंकि पेटी भाइयों के ख़िलाफ़ कैसे इंक्वायरी करेंगे पुलिस ऑफिसर्स। तो इस पर हुकूमत सोच रही है क्या? मैं इस बारे में मेरे पास तमाम हक़ाइक़ मौजूद नहीं है। मैं मुल्क से बाहर था और अभी चंद घंटे पहले यहाँ पहुँचा हूँ, तो इसलिए मैं आपके जवाब इस सवाल का नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि तमाम हक़ाइक़ मेरे इल्म में नहीं है। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देखिए, काफ़ी वाक़यात तो मंज़र आम पे आ चुके हैं, उनकी फ़िल्में भी बन चुकी हैं, हक़ाइक़ भी मैं समझता हूँ तमाम पता चल चुके हैं, और हमारे जो कॉलमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कई चीज़ों को सामने लेकर आए हैं कल तक। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत की जानिब से जो कल रिपोर्ट के बाद जो रद्द-ए-अमल सामने आएगा, जो नताइज सामने आएंगे, हम एक एक चीज़ को सामने लेकर आएंगे, किसी चीज़ को नहीं छुपाएंगे, ना छुपा सकते हैं। मैं समझता हूँ कौम का ये हक़ है कि इन तमाम वाक़यात की तमाम तफ़सीलात हमारी हुकूमत और वज़ीर आला साहब ने कह भी दिया है कि आप देखें रिपोर्ट आने के बाद हम इन मुजरिमों का या उन क्या हशर करते हैं जिन्होंने ये इस घिनौने जुर्म में हिस्सा लिया। तो इंशाल्लाह 24 घंटे की बात है, आप देखिए, मुझे यकीन है कि कल तमाम हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। जी, मुझे थोड़ी सी वैसे आयरनी जो है वो लग रही है इसमें कि आपको याद है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं 27 दिसंबर 2007 को शहीद हुई थी लियाकत बाग में, तो रहमान मलिक भी उधर साथ थे, और वो बजाय के वहाँ ठहरते वो भाग गए वहाँ से, और बाद में 5 साल वो इंटीरियर मिनिस्टर रहे, लेकिन अपनी लीडर की कातलों का खुरा तो तलाश नहीं कर सके। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये मौजूदा हुकूमत बड़ी नालायक है इस मामले में। तो ये थोड़ा सा तजाद मुझे लगता है कि भाई आप पहले अपने भी तो देखें कि आपका अपना क्या रोल रहा है। आफ्टर ऑल आप सारी उम्र तो अपोजिशन में नहीं रहे, आप तो हुकूमत का हिस्सा थे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये मुनाफिकाना रविश जो है, ये हमारी पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत की तरफ आपने इशारा कर दिया कि ये 5 साल तक इनकी हुकूमत रही। इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल के तमाम शवाहिद थे या तमाम हक़ाइक़ थे वो कौम से छुपाए और आज तक छुपाए हुए हैं। ये सारी जिम्मेदारी पीपल पार्टी की हुकूमत की है। उसके बाद नवाज शरीफ हुकूमत ने मॉडल टाउन के तमाम हक़ाइक़ रिपोर्ट छुपा दी, और तो ये लोग तो पर्दा डालते हैं। हमारी हुकूमत है पर्दा उठाएगी कल हक़ाइक़ पर से, और इसमें चाहे हमारी हुकूमत के भी अकाबरीन हो, मतलब अकाबरीन से मुराद अफसरान हो, हमने छोड़ना नहीं किसी को, क्योंकि हम किसी चीज़ में मुलविस नहीं हैं। यहाँ पर इन दोनों हुकूमतों ने अपने यानी बेनज़ीर साहबा के कत्ल के और फिर मॉडल टाउन के जो कत्ल हुए थे तमाम हक़ाइक़ छुपा दिए, रिपोर्ट छुपा दी, किसी को पकड़ा ही नहीं, कोई आज तक पकड़ा ही नहीं गया। 5-5 साल क्या 10 साल से ये हुकूमतें कर रहे हैं। वो सिंध में 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं, ये पंजाब में 10 साल से हुकूमत कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि इस मुनाफिकाना रविश को हमेशा हमेशा के लिए कुचल दिया जाए, और ये लोग जिन्होंने कौम को लूटा, खसोटा, झूठ बोला, अब ये इनका मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क में। ये मुल्क हक़ाइक़ चाहता है, ये मुल्क सच चाहता है, ये मुल्क चाहता है कि मुल्क की दौलत मुल्क के अवाम पर खर्च की जाए। लूट मार की अब इजाज़त नहीं होगी, कत्ल गारत की इजाज़त नहीं होगी, झूठ की इजाज़त नहीं होगी। नहीं मुल्ला साहब, एक और मौजू की तरफ आपको लिए चलता हूँ। ये एक और क्राइसिस में भी शायद स्ट्रॉ में टीका भी हो
ये PMLQ वाले बड़े नाराज़ हैं, उनकी आज मीटिंग भी हुई है। परवेज़ इलाही साहब भी जो है वो एक मामला शुरू हुआ था, अगरचे फवाद चौधरी साहब की एक लूज़ बॉल से कि जी उन्होंने कहा था कि फॉरवर्ड ब्लॉक बुला रहे हैं, जो उन्होंने माजरत भी कर ली बाद में कि वो गलती से ज़बान की रवानी में निकल गया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी हमारी बड़ी हक तलफी हो रही है, हमें जो वजारतें दी गई थी वो प्रॉमिस नहीं की गई। गालबन मोनस इलाही को भी फेडरल कैबिनेट में शामिल करने का मसला है, और एक उनका वज़ीर जो है वो उसने रिज़ाइन भी, अम्मार यासिर, ये फेडरल ये सूबाई वज़ीर थे, वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये जो आपका इलाही के साथ मसला है, नईम साहब, मैं थोड़ा सा इसको और भी बढ़ा देता हूँ कि अख्तर बेंगल साहब भी नाराज़ रहते हैं, बैठते भी अपोजिशन बेंचों पे हैं। ये तमाम बातें जो इस वक्त आपने की, ये तमाम बातें जो हैं ये सब मफरूज़े हैं। मैं आपको सबसे पहले क़ाफ़ की बात बता दूं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुक़ात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ़ की क़यादत के साथ, और कुछ तकरीबन 10-12-15 दिन पहले जनाब चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मुनिस इलाही साहब वज़ीर आज़म से मिलने आए थे। मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था और बड़े अच्छे माहौल में बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, और इस तावन जो हमारे और उनके दरमियान मौजूद है उसको और बढ़ाने का अहद किया गया। उसके बाद पिछले एक हफ़्ते में मेरी 2 मीटिंग्स हुई हैं जनाब मुनिस इलाही साहब से और जनाब चौधरी सालिक साहब से, जो चौधरी शुजात साहब के फर्जंद हैं और कौमी असम्बली के रुकन हैं, और चीमा साहब से, जो तारिक बशीर चीमा, जो उनकी जमात के कौमी असम्बली के बहावलपुर से रुकन हैं और हमारी काबीना के एक बड़े अहम और बहुत अच्छे वज़ीर हैं। तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे इनके, और वो जो वज़ीर साहब जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया वो भी मुझसे मिलने आए थे। देखिए, ये जो हुकूमत है हम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कई मामलात और कई मसाइल जो हैं जो हमें दरपेश हैं, उनका ताल्लुक़ उस निज़ाम से है जिसमें तेज़ी से आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, और बाज़ लोग ज़रा जल्दी मायूस हो जाते हैं। पंजाब की हुकूमत जो है, और पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है आप जानते हैं, तो उनके वज़ीर ने जो इस्तीफ़ा दिया, मैंने वज़ीर आला से भी बात की, उनसे भी बात की। इंशाअल्लाह उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे अपनी वज़ारत के हवाले से वो दूर हो जाएंगे। मैं कल, क्योंकि मैं मुल्क से बाहर था, मैं कल चौधरी शुजात साहब से और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मेरी मुलाकात है, और मुझे वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि इनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ, और वो हो जाएंगे। ये कोई बड़ा मसला नहीं, मगर एक बात यकीनी है कि हमारा और उनका इत्तेहाद जो है बड़ा मजबूत है, और ये इंशाअल्लाह कायम रहेगा, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। जी ठीक, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नईमुल हक साहब आप साथ मौजूद रहिए। कामिल अली आगा साहब ने कहा कि हम दुश्मनी और दोस्ती दोनों भरपूर तरीके से निभाते हैं। उम्मीद करते हैं इमरान खान साहब हमारा रवैया जो है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इन्हीं मामलात और कुछ दीगर मामलात पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे PTI और PMLQ के दरमियान जो इस वक्त चपकलिश चल रही है, कुछ दरारें सामने आ रही हैं। निज़ामी साहब, आपने अभी नईमुल हक साहब से भी पूछा, और नईमुल हक साहब कह रहे हैं कि ये सब बातें मफरूज़े पे मबनी हैं, लेकिन कोई और इत्तला भी आपके पास है? एक ही वज़ीर जो है, बात यह है कि मफरूज़े पे तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो है, लेकिन ये कोलिशनल पार्टनर्स की कोशिश रहती है कि अपनी हैसियत से बढ़ के मांगा जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चौधरी बरादरान जो हैं PTI के साथ हैं, उनको वजारतें मिली हैं, कुछ और भी मिल जाएंगी। ताहिर बशीर चीमा भी वज़ीर हैं जी, और परवेज़ इलाही स्पीकर हैं जी, और इतनी इनकी स्ट्रेंथ नहीं है जी। 5 साथिया यहाँ हैं, 5 वहाँ कौमी असम्बली में MNAs जी। तो इन और चाराकार क्या है अपनी, जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी, उधर तो अपनी कश्तियाँ चला चुके हुए हैं, उधर तो बैठेंगे नहीं अपोजिशन में, तो इसलिए मेरे ख्याल से कोई स्ट्रॉन्ग एंट्री कम ज़्यादा लगता है मुझे। क्यों नईमुल हक साहब, मेरा तो ये तजज़िया, आप कोई ज़रा इस पर रोशनी डालें। नहीं, देखें, हमारी हर पार्टी के अपने अपने ख्यालात होते हैं, अपना अपना मौक़िफ़ होता है हर मसले पर, और अगर 2 पार्टियाँ जिनका एक इत्तेहाद है, अगर एक मसले पर उनकी राय मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके ताल्लुकात में दरार पैदा हो गई है। मैं इसको दरार कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद, ये मेरी ज़िम्मेदारी है
इनके साथ जो गुफ्त शनीद हो रही है वो मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि हमारे बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इख्तलाफात जो पंजाब में जो मिनिस्टर ऑफ माइंस से जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया वो एक दो तबादले हो गए थे उनकी वजह से, जिसमें उनकी मर्ज़ी शामिल नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मगर ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर काबू पाया जा सकता है और हम पा रहे हैं। और अगर कुछ और भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन पर बहस व मुबाहिसा या गुफ्तगू करके उनको ख़त्म करें। मुझे किसी किस्म का कोई ऐसा ख़दशा नज़र नहीं आ रहा जिसके तहत हमारा जो इत्तेहाद है मुस्लिम लीग काफ के साथ, उसमें कोई कमज़ोरी वाक़या हो। नहीं साहब, BNP से भी आप ही मामला तय करते हैं, उनकी क्या पोजीशन है? जी, मेरी अख्तर मेंगल साहब से 2-3 मुलाकातें हुई हैं और आपको इल्म होगा कि पिछले हफ्ते जो बलूचिस्तान के सेनेट के इंतखाबात हुए थे उसमें अब BNP की जानिब से एक उम्मीदवार को खड़ा किया गया था। अख्तर मेंगल साहब ने हमसे मुतालबा किया कि हम अपनी जमात का जो वोट है वो उनको दें, उनके कैंडिडेट को दें, जबकि बलूचिस्तान में हमारा इत्तेहाद है बाप के साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसकी हुकूमत है, उनका भी एक इत्तेहाद था। और क्योंकि हमारी पहले से कमिटमेंट थी कि हम अपने इत्तेहादी को वोट देंगे, तो हमने BNP से माजरत की, जिसको उन्होंने उस पर उन्होंने ज़रा इजहार किया, अपने गम और गुस्से का इजहार किया। मगर चंद दिन पहले ही जब अख्तर मेंगल साहब तशरीफ़ लाए थे और उनकी मुलाकात हुई थी वज़ीर-ए-आज़म साहब से, तो हमने एक कमेटी बनाई थी। उनके बड़े मुतालबात थे जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ मसाइल से था, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, मिसिंग पर्सनस वगैरह वगैरह, और उसके अलावा जो तरक्याती काम है उनसे। तो हमने फ़ौरी तौर पर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक एक कमेटी बना दी, जिसमें खुसरो बख्तियार साहब और हमारे अफरीदी साहब जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर, और हमारी फहमीदा मिर्ज़ा साहबा जो हमारी मिनिस्टर फॉर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, और बाद में उसमें परवेज़ खटक साहब भी शामिल हो गए। उन्होंने भी 3 अपने नॉमिनेट किए हैं और हमने ये फ़ैसला किया था कि हम दोनों जमातें मिलकर उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं बलूचिस्तान के हवाले से उनको दूर करेंगे। मगर बलूचिस्तान में सेनेट में हमने जब अपने दूसरे कैंडिडेट के हक़ में वोट दिया तो उनकी कमेटी ने इस पर गौर किया और कहा कि यानी उन्होंने बड़े सवालात उठाए कि क्या हमारा और उनका जो इत्तेहाद है इसको कायम रहना चाहिए या नहीं। मगर मैं समझता हूँ कि हमारी गुफ्त शनीद और ख़ास तौर पे जो कमेटी बनाई गई है ये बहुत जल्द मिलेगी और हम उनके जो मज़ीद जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या ख़दशात हैं उनको दूर करेंगे। अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या नईमुल हक साहब? मुस्लिम लीग काफ के और BNP के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? नहीं, मुस्लिम लीग काफ की बात कर रहे हैं या? जी, मुस्लिम लीग काफ के। BNP बलूचिस्तान के हवाले से उनके एक तो मिसिंग पर्सनस का उनका मसला है, ये बहुत पुराना मसला है। दूसरा वो समझते हैं कि जिनके तरक्याती काम जो हैं वहाँ के बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे मज़ीद इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। पानी का मसला है, बिजली का मसला है, और जो बलूचिस्तान की पसमानदगी है, बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं, कुदरती वसाइल, उस पर बलूचिस्तान के कंट्रोल का मसला है। ये वो सवालात हैं जो उन्होंने उठाए हैं और हमारे और उनके दरमियान 2 साल पहले BNP के साथ हमने एक एग्रीमेंट किया था जिसके तहत हमने उनके तकरीबन तमाम ये जो मुतालबात थे हमने मंजूर किए थे। और अब ये क्योंकि अब हम हुकूमत में हैं, इंशाल्लाह हम ये तमाम मुतालबात पूरे करने की फ़ौरी तौर पर हम जो भी इक़दाम करने होंगे वो हम करेंगे। ठीक, नईमुल हक साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। निज़ामी साहब, पहले साहिवाल वाक़े का जिक्र कर लेते हैं। एक तो इसके मुहर्रिकात और दूसरा जिस तरीके से पब्लिक ने रिएक्ट किया, उसकी वजह क्या थी? देखें, मुहर्रिकात तो उसके बड़े वाज़ेह हैं कि जब मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हकीकी मानों में ना हो तो इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। और मतलब है कि जिस अंदाज से मुहर्रिकात से ज़्यादा इसमें जो काबिल तशवीश बात है वो ये है कि ये एक बहुत ही मुजरमाना किस्म की फेल था। और उसका जो उससे ज़्यादा मुजरमाना ये था कि जिस तरीके से उसको कवर अप करने की कोशिश की गई कि जी वो मोटरसाइकिल वाले थे 2, वो फिर काले शीशे थे तो नज़र नहीं आया। लेकिन बाद में जो बातें पता लगी कि कोई ना ये कि गाड़ी के अंदर बारूद और इसका मवाद था,
कोई ये चीज़ ऐसी नहीं थी। अगर फ़र्ज़ करें ज़ीशान जो कि ड्राइव कर रहे थे वो एक दहशतगर्द था, तो क्या इतने बड़े कोलैटरल डैमेज जिसको कहा है जनाब हमारे वज़ीर कानून राजा बिशारत साहब, वो भी एक बेहसी वाला रिमार्क था। ये कोलैटरल डैमेज होता क्या है? कोलैटरल डैमेज ये है ना, देखें कि जब अमेरिका ड्रोन अटैक मारता है जी, तो बाज़ औक़ात वो एक दहशतगर्द मारने के लिए पूरी की पूरी बारात उड़ा देता है। कई आपको पता ही है कि वाक़यात हुए हैं, एक घर में बीवी बच्चे उड़ा देता है। तो आया एक सबसे पहले तो अमेरिका नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर साहिवाल के अंदर एक वाक़या हुआ है जी। तो ये कोलैटरल डैमेज का मतलब होता है कि इस बात की जो रसाई ना हो जहाँ तक नहीं, उसकी जो है ना संगीनी, उसको कवर करने के लिए आप कहते हैं तो कोलैटरल डैमेज है कि दिस इज नेसेसरी। और ये बड़ी बेहसी वाली बात जो है राजा बशारत ने की जो आज कि ये कोलैटरल डैमेज है। तो आपका सवाल ये था कि ये इतना रिएक्शन क्यों हुआ? जी, रिएक्शन इसलिए हुआ कि एक तो इसमें मीडिया का भी किरदार है कि सब कच्चा छठा बाहर आ गया। जी, जब आपने देखी फुटेज पहले वाले झूठ को, उन्होंने 4 दफ़ा मौका बदला अपना जी, पंजाब हुकूमत ने। तो इसलिए लोगों में रिएक्शन है कि आप ये खुद तसव्वुर करें कि सारे पाकिस्तान में हर जगह नाके लगे हुए। अच्छा, ये कल का लाख को कोई गाड़ी रोक के आपको कोई टेररिस्ट मार दे, पता लगे हमारे पास तो रिपोर्ट थी इंटेलिजेंस की, तो आप क्या, तो एक शहरियों में जो कानून के मुहाफ़िज़ हैं अगर वो ऐसे करेंगे, लॉ को अपने हैंड में लेंगे, तो अदब तहफ़्फ़ुज़ तो होगा कि किसी से भी हो सकता है। अच्छा, पुलिस मुकाबले उमूमन हम देखते हैं कि काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं पुलिस मुकाबलों पे, बिलख़ुसूस जो कानून के माहिर हैं, लेकिन ये एक घिनौना खेल बन गया है। ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें दो चीज़ें, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं पेश कर रहा। ये जो पुलिस जाली मुकाबले जो हैं वो भी इसीलिए किए जाते हैं कि अदालती निज़ाम में इन लोगों को सज़ाएँ नहीं होती। मिसिंग पर्सन का भी मसला यही है कि अदालती निज़ाम में कोई जो जानी कोई नहीं है, लंबा मामला पीता है, लोग कन्विक्ट हो जाते हैं, कैफरे किरदार को नहीं पहुँचते। तो इसी को बना के ये पुलिस मुकाबला किया जाता है, लेकिन ये तो मुकाबला भी कोई नहीं था। कोई पुलिस मुकाबला तो उमूमन ऐसे लोगों से होता है जो वो कैदी है, उनको छोड़ दिया, भागो और पीछे से मार दिया। ये ऐसे जो बड़े ख़तरनाक किस्म की कोई हो। नईमुल हक साहब पार्टली बात ठीक कह रहे थे कि ये एक मीडियम और लॉन्ग टर्म भी प्रॉब्लम है, लेकिन शॉर्ट टर्म जो मौजूदा हुकूमत है नए पाकिस्तान को बनाने वाली आई थी, फिर वो नई पुलिस भी लाए। सब 5 महीने 3 दिन आज इस हुकूमत को हो गए हैं और पुलिस रिफॉर्म्स की बातें मंशूर में भी थी। इमरान खान साहब गुल्लू बट कह के पुकारा करते थे पंजाब पुलिस को। आपको लगता है कि कोई इब्तिदा कर दी गई है इसके रिफॉर्म्स की, कुछ काम शुरू हुआ है हुकूमत की जानिब से? मुझे तो कोई ऐसी मीनिंगफुल रिफॉर्म्स नज़र नहीं आते। वही पुलिस है, सिर्फ ये है कि वो वर्दी जो पहले बना रहे थे, कह रहे हैं ये वर्दी ठीक नहीं है और दोबारा पुरानी वर्दी आ जाएगी। तो वर्दी भी पुरानी है और बंदे भी पुराने हैं और उनकी जो सोच है वो भी पुरानी है। जैसे कि आपको पता है वो कराची वाला वाक़या भी हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में वाक़यात हुए हैं। फिर इसको मॉडल टाउन ये कहा जा रहा है कि ये इमरान खान साहब का मॉडल टाउन है। अगर इमरान खान साहब ने बड़े ठोस अंदाज में कहा ये पीटीआई का मॉडल टाउन है, पीटीआई का साने साहिवाल पीटीआई के लिए मॉडल कहा जा रहा है। सिर्फ यही कदर मुश्तरक है मॉडल टाउन में और उसमें कि उसमें भी अनप्रोवोक्ड औरतों को और मारा गया था बेगुनाह को, यहाँ भी ऐसे ही हुआ जी। लेकिन मॉडल टाउन के वाक़े में कवर अप करने की कोशिश निज़ाम इंसाफ, लेकिन यहाँ मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ जिसका नाम ही इंसाफ है वो ऐसा कर रही है, करने की कोशिश। अगर वो करेंगे कवर अप करने के तो कल को उनके गले पड़ेगा ये। अच्छा, फ़ौजी अदालतों का क़याम निज़ामी साहब, उस पर फिर जो सियासी जमातें हैं वो भी कुछ मुनक़सिम हैं, क्या अंदर की खबर क्या है? पीपल्स पार्टी इससे मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला कर चुकी है? देखिए, पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ है, वो 18th अमेंडमेंट की तरमीम में भी ख़िलाफ़ है। और जरदारी साहब तो कह रहे थे, अब बिलावल साहब ने भी दो टोक अंदाज में कर दी। बेसिकली पीपल्स पार्टी का स्टैंड तो बड़ा सिंपल है कि जो कुछ आप हमारे साथ कर रहे हैं या तो आपको हमें थोड़ा कोई गुंजाइश दें,
फिर आप बात कर लेते हैं आपसे। जी, ये कुछ लो कुछ दो वाला मामला है ना, और ऐसी कोई नज़रियाती बात तो है नहीं। जरदारी साहब बलूचिस्तान की में जो PMLN की हुकूमत थी ज़हरी साहब की, उसको तोड़ने में कलीदी किरदार अदा किया उन्होंने। जी। अब थिंग्स हैव टेकन अगेन अ फुल सर्कल। अब इमरान खान साहब को ये क्रेडिट जाता है वैसे कि उन्होंने इकट्ठा कर दिया कि उन्होंने इन दोनों पार्टियों को इतना नक्कू किया, और इनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी, वज़रा ने भी। नहीं जो जी, जी। पहले इस मुल्क में जो जी, हुक्मरान होते रहे हैं हमेशा हैं, दे कॉल द शॉट्स, कि अब ये दोनों इकट्ठे हो गए। और अब PMLN भी कह रही है कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे इसको। जी, लेकिन अगरचे उन्होंने अब उस उतने वाज़े अंदाज से नहीं कहा, क्योंकि शहबाज शरीफ मुस्बत बात भी कर रहे हैं। जी। तो मतलब कोई नज़रियाती मसला, मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई नज़रियाती बारगेन है मसला नहीं, ये बारगेन। एक ब्रेक का कहा जा रहा है निजामी साहब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ दीगर में बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, अपोजिशन का इस वक्त सबसे बड़ा इत्तेहाद है, एक ग्रैंड यूनिटी नज़र आ रही है अपोजिशन की। आपने कहा इमरान खान साहब का भी आपने तज़किरा किया, लेकिन आप नहीं समझते कि जो इस वक्त वज़रा हैं और बिलखुसूस जो तर्जुमान हैं फेडरेशन में भी और सूबा पंजाब में भी हुकूमतों के, उनके चुटकुले, उनकी बातों का भी बड़ा किरदार है कि अपोजिशन को चोर चोर कह के इकट्ठा कर दिया? नहीं, ये मैं ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। सबसे पहले तो ये है कि आपने ये दुरुस्त फरमाया कि असूली तौर पे बात ठीक है आपकी, कि ये तारीख़ी तौर पे पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री तारीख में इतना बड़ा अपोजिशन का इत्तेहाद शायद ही पहले हुआ। दूसरी ये बात है कि जितना बड़ा इत्तेहाद है उससे इन्वर्सली स्पीकिंग, यानी उसके बिल्कुल अपोजिट, PTI हुकूमत जो है वो उसका कोई प्रेशर नहीं ले रही। जो तर्जमान हजरात बात करते हैं ना, वो HMVs हैं। HMVs? हिज मास्टर्स वॉइस। अच्छा, ठीक है ना, कि जो उनके आका कहते हैं, और मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की अपनी लाइन है, ये पसंद करते हैं वो इस तरह बात करना। ये इनका बहुत, ये जो तर्जमान हजरात हैं, इनमें दो चार और भी लोग शामिल हैं, इनको बड़ी एक्सेस हासिल है इमरान खान से, और वो इनसे रोज़ तकरीबन मिल के स्ट्रेटजी तय करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खान साहब की लाइन है। और इस तरह बात की जाए, खान साहब जो हैं अगर चाहें तो, जैसे वो कह रहे हैं कि वज़रा को उन्होंने आज कहा ना, देखिए ना, कि जो आज वज़ीरों ने बयान दिए गैर ज़िम्मेदाराना बात है। आप मतलब उन्होंने बयान दिया ना कि ये तो वैसे ही दहशतगर्द थे, ये वो, तो उन्होंने कहा आप तहकीकात आने दें, और नापसंदीदगी का इज़हार किया। तो कभी आपको पता लगा कि उन्होंने अपने स्पोक्समैन की पर नापसंदीदगी का इज़हार किया? कोई है रिकॉर्ड पे बात है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये पहली बार हुआ है। फिर तो मकसद है कि ये लाइन जो है ये वो ऑफिशियली इस लाइन के पीछे वजह क्या है? सियासी नातजुर्बाकारी है, या फिर क्योंकि अंदाज़े हुक्मरानी, जब आप हुकूमत में आ जाते हैं फिर तो आपके अंदाज बदल जाते हैं? यकीनन इसमें नातजुर्बाकारी ज़्यादा इमरान खान साहब की अपनी मिलान तबाह है। सेनेटर ग्राहम लिंडसे पाकिस्तान आए, लिंडज़ा ग्राहम, जी, लिंडज़ा ग्राहम, ये बड़ा मुश्किल सा नाम है, मुझे तो इनका नाम भी सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं हो रहा। ये साहब आए तो इन्होंने बाकी भी बातें की, लेकिन एक बात इन्होंने बड़ी दिलचस्प की है। इन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात में कहा कि आप में और मैं, आप दोनों एक ही जैसे हैं। ये इस बात का मकसद क्या है? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये कुछ बैन-अल-अक़वामी ट्रेंड है भाई द वे, यानी जो पोलैंड के नए सरबराह हुकूमत हैं वो भी इसी तरह के अग्रेसिव अपोजिशन पे हाथ डालना, मीडिया की पाबंदियाँ, ये वो। जो दुआरते हैं, जो फ़िलिपीन का सदर है, वो भी इसी किस्म का कि मैं ड्रग पसंद को खुद गोली मार दूँगा, और वो भी शहरी आज़ादियों के मामले में, और वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते। ये एक किस्म के पॉपुलिस्ट डेमोक्रेट लीडर्स जो आए हैं, उसमें बड़ी फहरिस्त लंबी, लेकिन मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे दिए। अब आपने कहा कि इमरान और इनमें क्या कदर मुश्तरक है।
एक कदर मुशरक तो ये है कि दोनों पहली दफ़ा इक़्तिदार में आए। ट्रंप साहब को भी ट्वीट के ज़रिए पॉलिसी बयान देने का शौक़ है, इमरान साहब को भी है। तो ये और इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मसलन अब वो कहते हैं कि जी मैंने दीवार बनानी है, वो मैक्सिको की वो दीवार, और कांग्रेस ने उसको रोका हुआ है जी। वो कहते हैं कि डेमोक्रेट का कंट्रोल है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जब तक वो इस मामले में सजदे सहब नहीं करेंगे जी। तो उन्होंने कहा हुकूमत बंद रहती तो बंद रहने थे जी। आपको पता है कि इमरान खान साहब भी जिद में आते हैं तो स्टैंड ले लेते हैं, और उसमें ये स्टैंड भी शामिल है जिसमें बज़ाहिर हमें लगता है कि ये उनके मफाद के ख़िलाफ़ है लॉन्ग टर्म। अच्छा, सेनेटर साहब ने कहा कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की जल्द मुलाकात करवाऊंगा। ज़रूरत क्या पड़ी है पाकिस्तान को ट्रंप साहब से मुलाकात की? शेख रशीद साहब ने भी कहा कि जल्द ही ट्रंप पाकिस्तान आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो IMF का प्रोग्राम है जी, ये मिल भी जाए तो ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं जी। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि अमेरिका पाकिस्तान को तजारत का खुसूसी पैकेज दे, पैकेज हो, उनके साथ तय हो, कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे, और वो कहते हैं कि मैं आपकी सिफारिश करूँगा। लेकिन बतौर एक खुददार कौम के और एक न्यूक्लियर पावर जो है पाकिस्तान, अगरचे हम अंदर से इक़्तिसादी तौर पर बिल्कुल खोखले हैं और बहुत हालात ख़राब हैं, वो एक अलग मौजूद जिसमें अक्सर पहले भी बात होती रहती है, लेकिन फिर भी हमें ये कहना चाहिए कि ये कि अब मैं आपकी सिफारिश करूँगा, ये पाकिस्तानी कौम की तौहीन है जो उन्होंने ये कहा मेरे नज़दीक कि जी हम कहें जी प्लीज़ साड़ी सिफारिश करो, सानू मिला दो। तो ये मुझे तो बात स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं और सिफारिश भी एक सेनेटर से अगर कोई ट्वीट होनी चाहिए थी इस पर तो इमरान खान साहब की ट्वीट होनी थी, थैंक्स बट नो थैंक्स। अच्छा, निज़ामी साहब, इमरान खान साहब कतर में हैं और बहुत सी उनकी मसरूफियात हैं, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि LNG को लेके कुछ बातचीत होगी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब LNG को गेम चेंजर करार देते थे। इससे पहले असद उमर साहब कुछ हफ्ते पहले कतर गए थे, ऑल्दो वज़ीर पेट्रोलियम को लेकर नहीं गए थे, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात, सरवर खान साहब जी, सरवर खान साहब को लेकर नहीं गए थे। आप ये बताइए कि वही पॉलिसीज़ हैं, अब वो LNG जिस पे तनकीद किया करती थी PTI, अब इनको वही अपनाना पड़ेगा? सबसे पहले तो बात यह है कि जब हुकूमत से बाहर आते ना हो रहते हैं आप, तो आपको हर चीज़ में करप्शन नज़र आती है जी। LNG की डील पाकिस्तान के मफाद में थी। मैं बाय द वे जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब नवाज शरीफ के साथ कतर गए तो मैं भी था उस दौरे में, तो मैंने भी इसका उनसे ब्रीफिंग भी ली है, देखा भी है, पूछा भी है। ये हमें बड़ी अच्छी प्राइस पे मिली। उसमें एक ऐसा क्लॉज था कि वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे, जो इंडिया को जिस प्राइस से मिल रही है उससे सस्ती है हमारे पास। अब जब आपके पास आपने अपनी गैस जो है वो चूल्हे जला जला के ख़त्म कर ली, वेस्टफुल, और एक आपको पता है कि एक बहुत बड़ा मसला जो है सूबाई भी आ गया हुआ है कि पहले तो बलूचिस्तान कहता था कि हमें हमारी गैस जो है हमारे तो मिलती नहीं, तो आप पंजाब वाले जला रहे हैं। अब सिंध ने भी ये कहना शुरू कर दिया, इंडस्ट्री के लिए गैस की ज़रूरत है, तो जो हमारे जो पावर सेक्टर है वो LNG के बगैर नहीं चल सकता। तो उस लिहाज से ये एक मुस्बत पहलू है, लेकिन मैं ये कहता चलूँगा कि इस मामले में जो भी हालिया गैस का क्राइसिस हुआ है, बल्कि है उसमें भी यानी सुई नॉर्दर्न सुई सदर्न गैस को के MDs को ज़िम्मेदार करा के फारग कर दिया गया, हालांकि वो ज़िम्मेदार नहीं थे। ये हुकूमत की बेतदबीरी थी कि आपने LNG बर वक्त मंगवाई नहीं। अब 2 जहाज़ कहते हैं कि वहाँ बरतों, उसको भी अपना क्रेडिट के तौर पे पेश किया जा रहा है। जी ठीक। अच्छा, LNG से मुतालिक तो हमने बात की, लेकिन सऊदी अरब के साथ हमारे मामलात बड़ा ताउन भी किया। अभी सऊदी अरब ने इमरान खान साहब वहाँ गए, उसके बाद फिर जो कतर और सऊदी अरब के बामी तनाज़ात चल रहे हैं, इमरान खान का कतर जाना, और जब सऊदी अरब इमरान खान गए थे तो उन्होंने यमन और सऊदी अरब के दरमियान सालसी की ऑफ़र की थी। क्या पाकिस्तान का कोई किरदार हो सकता है कतर और सऊदी अरब के मामलात ठंडे होने में? बहुत मुश्किल है ना ये यमन और उस के हवाले से ईरान और उनका, क्योंकि ये जो अरब दुनिया है, ये अरब ममालिक जो हैं, ये आउटसाइडर्स को आउटसाइडर ही समझते हैं, अरब अजम जो है। अब उसके अंदर मेरे ख्याल से एक तो पाकिस्तान के पास लेवरेज किया, जब आप सबसे पैसे मांग रहे हैं कुछ, अगरचे इमरान साहब कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूँगा अगर मुझे जाना ही पड़े, लेकिन वो अब तो बड़े फ़ख्र से हर मुल्क जाके कशकोल लेके हम जा रहे हैं। अब हम कतर गए हुए हैं कहेंगे जी, और मुसीबत यह है कि हमारी इकॉनमी जो है इतनी बैठ चुकी हुई है कि ये जितनी जो इन्फ्यूजन आती है वो ख़त्म भी हो जाती है, और रुपये
को सहारा देने के लिए स्टेट बैंक जो है वो रोज़ के नोट छाप रहा है। नोट नहीं छाप रहा जी, गलत समझ रहे हैं, डॉलर जो है मार्केट में फेंक रहा है ताकि रुपया 140 तक स्टेबलाइज रहे। अब ये पॉलिसी जो है मैंने सुना ये है कि गवर्नर स्टेट बैंक ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि जनाब या तो आप डॉलर रुपये की कीमत कम रख लें या आप बैलेंस पेमेंट ठीक ला रहे हैं, दोनों काम नहीं हो सकते। ये जो दोनों काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला। अच्छा, एक और अभी डेवलपमेंट है निज़ामी साहब के शहरियार आफरीदी साहब ने कहा वज़ीर दाखिला ये जो सानिया साहिवाल है इसकी जो GIT रिपोर्ट है उसको ईवान में भी पेश किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पब्लिक किया जाएगा उसको, और ईवान में भी उसको पेश किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है मेरा कि देखें, ये जो साहब जिनको GIT का सरबराह बनाया गया है ये DIG के ओहदे पर हैं और दीगर भी इसमें पुलिस ऑफिसर्स ही हैं। इसमें इजाफा भी कर दिया, दो और लोग भी उनका भी इजाफा हुआ है। सवाल ये उठता है, और रहमान मलिक साहब ने आज जो बात की है एक बात उनकी बड़ी वैलिड है, ऑल्दो आपने वो एक हिस्ट्री भी बयान की कि जुडिशल कमीशन इस पे होना चाहिए। एक इल्ज़ाम लगता है, सिलसिला रहा भी है कि पेटी भाई दूसरे पेटी भाई को फेवर देता है। जुडिशल कमीशन होना चाहिए और जो प्राइमा फेसाई जो बात बनती है उस पर अमल होना चाहिए। एक तो हमारे यहाँ GIT का रुझान जो है बड़ा ज़ोर पकड़ गया, हर चीज़ पे GIT बना दे। इसका मतलब है कि ये जो सिविलियन अदारे हैं ये क्या खुद नहीं काम कर सकते? इस बात को भी तो मद्देनज़र रखना चाहिए ना आपको कि GIT काम तो कर रहे होते हैं, फिर सानिया मॉडल टाउन भी हो जाता है, सानिया साहिवाल भी हो जाता है, एक नहीं दो GITs बनी हैं आपको पता ही है जी। तो ये साने तो होते रहेंगे तब तक जब तक कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ जो है वो नहीं होगा। ये यानी जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उसके ख़िलाफ़ है। आप देखें ना जो दौर था यूसुफ साकिब निसार का, उन्होंने अदालत से बाहर निकल के ऐसे ऐसी चीज़ों को छेड़ा जो उनके डोमेन में नहीं आती जी, लेकिन वो लगे रहे। मसलन अगर वो होते तो उन्होंने इसका भी नोटिस दे लेता था, सो फोटो ठीक। लेकिन यहाँ जिसका काम उसे साझे जी वो नहीं हो रहा, इंस्टीट्यूशन बिल्कुल डेके कर गई हुई हैं, तो उसमें तो फिर इस किस्म के खदशात जो हैं वो यकीनी तौर पे सही साबित होते हैं फिर। ठीक, निज़ामी साहब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, फैसल अब्बासी को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।